भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दलितों के वोट बैंक पर डोरे डालने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जब जब दलितों और मुसलमानों के साथ सवर्णों का वोट मिला, तब बसपा ने जो है सरकार बनाई। और जब मुसलमानों और यादवों के साथ जो है दलितों का झुकाव सपा की तरफ हो गया, या दलितों में गैर जाटो कहना ज्यादा बेहतर होगा, सवर्णों ने थोड़ा पुश कर दिया, वैसे समाज ने खास तौर पे, तब सपा की सरकार बन गई। नमस्कार साथियों, राम राम आप सभी को। T5 मीडिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अनुज शुक्ला हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश से जुड़े मामलों में नज़र रखते हैं। तो जैसा कि हम बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को लगातार डिस्कस कर रहे हैं, खास तौर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे के बाद जो स्थितियां वहां पर उत्पन्न हुई हैं, आज चर्चा होगी। चूंकि हमने कल उस चीज़ का जिक्र किया था, जिस तरह से जो भाजपा के जो और दल हैं, सहयोगी दल हैं, उनकी तरफ से एक तरह से दबाव बनाने की जो कोशिश है वो अभी से शुरू हो गई है। और ये जरूरी भी है कि भाजपा किस तरह सभी वर्ग को साधती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उसके जवाब में जो पीडीए का फॉर्मूला दिया है उसकी काट क्या होगी, खास तौर पर जो डी फैक्टर है उसको भाजपा कैसे मैनेज करेगी। हमने देखा राजभर साहब ने कहा कि भाई तोप का लाइसेंस मांगो तो कट्टे का लाइसेंस मिलता है। इसके अलावा खबरें ये भी आ रही हैं कि चिराग पासवान ने भी उत्तर प्रदेश का दौरा किया और सुगबुगाहट है कि शायद वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने कुछ दांव-पेच आजमाएं। तो अनुज शुक्ला, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या क्या खबरें उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही हैं, और खास तौर पर डी फैक्टर की बात? सम्रांत, यूपी की पॉलिटिक्स में दलितों का बहुत अहम रोल है। कभी किंग के तौर पर नजर आता है, कभी किंग मेकर के तौर पर नजर आता है। अगर हम थोड़ा सा अभी मौजूदा दौर की चर्चा करने से पहले बैकग्राउंड में जाएंगे, तो ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश में दलितों को सबसे ज्यादा मजबूती कांसीराम और मायावती ने दी थी। लेकिन वहीं पर एक चूक बीएसपी से ये भी हो गई कि उन्होंने दलितों को भी जाटों और गैर जाटों में डिवाइड कर दिया। उसका फायदा लॉन्ग टर्म में, जब तक बसपा की सरकार रही तब तक चीजें मैनेज रही, लेकिन जब बसपा की सरकार गई तो अन्य राजनीतिक दलों को उसमें सेंध लगाने का मौका मिल गया, जाटों और गैर जाटों के नाम पर। बसपा ने दलितों के वोट बैंक के सहारे कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी, मायावती मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अभी मौजूदा दौर में यूपी के लिहाज से, कभी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी रही बीएसपी, अभी रसातल में है। और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दलितों के वोट बैंक पर डोरे डालने की कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जरा थोड़ा सा अगर हम 2014 के पहले का दौर अपने दर्शकों को समझाएं, तो ये बात यूपी में सभी राजनीतिक लोग जानते हैं, या राजनीति पर नजर रखने वाले जानते हैं, कि जब जब दलितों और मुसलमानों के साथ सवर्णों का वोट मिला, तब बसपा ने जो है सरकार बनाई। और जब मुसलमानों और यादवों के साथ जो है दलितों का झुकाव सपा की तरफ हो गया, या दलितों में गैर जाटो कहना ज्यादा बेहतर होगा, सवर्णों ने थोड़ा पुश कर दिया, वैसे समाज ने खास तौर पे, तब सपा की सरकार बन गई। लेकिन 2014 में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी आई, तब से परिस्थितियां बदल गई। जो भारतीय जनता पार्टी यूपी में सिर्फ सवर्णों की अगड़ों की सियासत करती थी, वो 2014 के बाद से पिछड़ों दलितों की तरफ ना सिर्फ शिफ्ट हुई, बल्कि पिछड़ों और दलितों में मजबूत वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से बना लिया था। तब अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उसके बाद जो 2017 में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हुई भारतीय जनता पार्टी को, उसमें पिछड़ों दलितों का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल था। 325 सीटें बिना दलित वोट बैंक के हासिल करना यूपी में संभव नहीं है। उसके बाद से ही पूरी राजनीतिक तस्वीर बदल गई है, दलितों का यूपी की सियासत में रोल बदल गया है। लेकिन 2017, 2019, 2022 में एक तरफा मतलब एक तरफा के पैमाना मैं मानता हूं कि जहां 70% से ज्यादा शिफ्ट हो गया, उसे राजनीति में एक तरफा कहते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिल रहा था, 2024 आते आते तस्वीर बदल गई। अखिलेश यादव ने हार से लगातार तमाम हार से सबक लेते हुए मायावती के कैडर को तोड़ा, मायावती के नेताओं को तोड़ा,
और जो बीएसपी सबसे मजबूत कैडर वाली पार्टी कही जाती थी, उसके कुछ हद तक वोट समाजवादी पार्टी की तरफ 2024 में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ इस बात की भी चर्चा करनी जरूरी है सम्रान कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आरक्षण बदलाव, संविधान में बदलाव, आरक्षण छीनने की वो जो दौर था, या जो नरेटिव एंटी बीजेपी पार्टियां सेट करने में कामयाब हुई थी, एक वजह ये भी थी कि दलित उनकी तरफ आया था। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं थी, उसमें अगर हम डिटेल में जाएंगे तो मायावती के साथ खड़े तमाम दिग्गज नेता आज अखिलेश यादव के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी की अगर दलित पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो उनका पीडीए का नारे में तो पी के बाद जो डी है वो महत्वपूर्ण फैक्टर है ही। हालांकि अखिलेश यादव अपनी सुविधा अनुसार ए को बदलते रहते हैं, कभी अल्पसंख्यक कहते हैं, कभी अंगड़ा कहते हैं, कभी आधी आबादी कहते हैं, लेकिन उनका डी नहीं बदलता, उनका पी नहीं बदलता। खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन जिस तरह से मायावती के सरकार में नंबर 2 रहे इंद्रजीत सरोज, जो कौशाम्बी और इलाहाबाद के आसपास के इलाकों में बहुत प्रभाव रखते हैं, उनकी रहते हुए भी ही कौशाम्बी जिला बना और उनका प्रभाव ऐसा कि 2022 के चुनाव में सिर्फ डिप्टी सीएम नहीं हारे, बल्कि कौशाम्बी की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव में इंद्रजीत सरोज ने अपने सिर्फ 25 साल के बेटे को लोकसभा सांसद बनवाया था उसी सीट से। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए इंद्रजीत सरोज ही नहीं, रामअचल राजभर भले ही दलित समाज से ना आते हो, लेकिन वो मायावती की दलित पॉलिटिक्स के बहुत करीबी से जानने वाले रहे हैं और वो उसी फॉर्मूले को समाजवादी पार्टी के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम दलित नेता जो छोटे छोटे सेगमेंट में महत्वपूर्ण हैं, वो सपा के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दलित वोट केवल और केवल सपा की तरफ जाएगा। मायावती भी चुनाव आते आते सक्रिय होने लगी हैं। उनकी भले ही एक रैली हुई हो, लेकिन एक रैली भी तमाम राजनीतिक जो अन्य पार्टियों के द्वारा जो कोशिशें हो रही हैं उस पर भारी थी। मायावती का जाटो वोट बैंक अभी भी स्थिर है। मायावती को केवल गैर जाटो जो दलित हैं, जिसमें पासी, धानुक, पासवान, ऐसे तमाम जो अन्य जातियां आती हैं, उन्हें अपने साथ शामिल कराना है। अब बात करते हैं सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन क्या ये भाजपा का भी बड़ा वोट बैंक नहीं है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का, जैसे मैंने बताया कि 14, 17, 19, 22 में गैर जाटो वोट भारतीय जनता पार्टी की कोर स्ट्रेटजी में भी था। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रेटजी में सफल भी हुई थी, बहुत बड़ी संख्या में वोट मिला भी था। लेकिन 2024 के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की आशा के हिसाब से, उम्मीद के हिसाब से नहीं आए थे। अब असली जो रणनीति है, असली जो लड़ाई है, या दलित वोट बैंक की जो कशमकश है, वो 2024 के बाद से ही शुरू हो रही है। यहाँ मैं बीजेपी से थोड़ा टर्न होकर वापस सपा पे जाऊंगा और लोगों को ये बताना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी के बड़े दलित चेहरे के तौर पर अयोध्या जीतने के बाद अवधेश प्रसाद भी राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं। आप देखते होंगे कि लोकसभा में अखिलेश यादव सबसे आगे अपने साथ उन्हें बैठाते हैं। ये मैसेज बहुत बड़ा है कि समाजवादी पार्टी उनके जरिए दलितों को कितना महत्व दे रही है। खैर, हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकारी योजनाओं के जरिए, चाहे वो मुफ्त राशन की योजना हो, या फिर आवास की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय योजना हो, जनधन योजना हो, बहुत बड़ी और मजबूत पकड़ दलितों के बीच में बनाई है। लेकिन पॉलिटिकल सिनारियो अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के लिए दलित वोट हासिल करना कभी भी एक तरफा और बहुत आसान नहीं रहा है। शायद यही वजह है कि राज्यपाल से विदाई दिलवाकर बेबी रानी मौर्य को चुनाव लड़ाया जाता है, उन्हें मंत्री बनाया जाता है। उसके बावजूद जो असर होना चाहिए उनका, उनकी समाज के वोट बैंक पर, यहाँ ये भी बहुत क्लियर करना जरूरी है, जिससे कंफ्यूजन ना हो, कि केशव प्रसाद मौर्य और बेबी रानी मौर्य में फर्क है। मौर्य पिछड़ी जाति से आते हैं, जबकि बेबी रानी मौर्य दलित वर्ग से आती हैं, जिसको वो बहुत मजबूती के साथ रिप्रेजेंट करती हैं। उसके साथ ही साथ जब ये काफी नहीं था, एक तेज तर्रार आईपीएस को वीआरएस दिलाकर असीम अरुण को चुनाव लड़वाया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया और उसके जरिए कन्नौज
कानपुर और सेंट्रल यूपी में बहुत मजबूत मैसेज देने की कोशिश की गई। लेकिन चूंकि वो पॉलिटिशियन अच्छे हैं, इंसान अच्छे हैं, लेकिन अभी पैन यूपी में उनका जो होल्ड है, इसे कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। शायद यही वजह थी कि हाल ही में योगी ने जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मुख्यमंत्री ने, तो कृष्णा पासवान और अपनी विरासत संभाल रहे सुरेंद्र दिलेर को अभी मंत्रिमंडल में शामिल किया। दोनों दलित समुदाय से आते हैं। इसके साथ ही संगठन में भी अभी हाल ही में जो टीम अनाउंस हुई है, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है। तो इन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी दलित वोट के मामले में कोई लापरवाही और कोताही बरतने के मूड में नहीं है। लेकिन चूंकि जिस तरह से मैंने शुरू में डिस्कस किया, यूपी में अब चुनाव अभी मौजूदा परिस्थिति में सबसे बड़े जो दो प्लेयर हैं, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। बीएसपी को मुकाबले से बाहर नहीं रखा जा सकता, लेकिन जिस तरह से बीएसपी 0 सांसद और 1 विधायक तक पहुंच गई है, तो बीएसपी को अब जाटो वोट बैंक के अलावा बाकी कोई बहुत ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है, जब तक मायावती अपने दम पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होती हैं। यही वजह थी कि जो गैर जाटो वोट बैंक था, उन्होंने अपना अपना जो है ठिकाना ढूंढ लिया। किसी ने लोकल चेहरे को तरजीह दी, किसी ने विचारधारा को तरजीह दी। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है जो मैं देख रहा हूं कि पिछले 20 साल से जो परिस्थितियां बदली हैं, उसमें सबसे सुखद बदलाव ये है कि आज जो दलित समाज का युवा है, वो केवल चेहरों की पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। दलित समाज का युवा आज अपने सम्मान की बात कर रहा है, अपने रोजगार की बात कर रहा है, राजनीतिक हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहा है, और किसी भी तरीके से पिछलग्गू बनने के मूड में नहीं है। ये लोकतंत्र के लिहाज से सुखद बदलाव है, लेकिन पार्टियों का चैलेंज बढ़ जाता है। पार्टियां अपने अपने जो टारगेट वोट बैंक है, उन्हें पिछलग्गू बनाकर रखना चाहती हैं, और जब समाज सक्रिय होता है, समाज जागरूक होता है, तो वोट का बंटवारा होता है। अब इस मौजूदा दौर में, बंटवारे के दौर में, अति सक्रियता और जागरूकता के दौर में दलित वोट किधर जाएगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन सम्राट, आप अगर अभी मौजूदा दौर में वापस आके अगर हम नजर डालेंगे, तो सबने अपनी अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अखिलेश यादव ने अपने जन्मदिन पर तमाम लोगों को, ऐसे लोगों को बुलाया जिससे मैसेज दिया गया। एक पोस्टर बड़ा चर्चा में रहा था अखिलेश यादव का, जिसमें अखिलेश यादव को धनुष लिए निशाना साधते हुए दिखाया गया था। अब वो निशाना किस पर था, उसके अपने अपने पैमाने हैं, लोग अपने एंगल से सोच रहे हैं। लेकिन पिछलों के साथ दलित बहुत ज्यादा अहम है। किंग मेकर की भूमिका में फिर से 2027 में दलित रहेंगे। बीजेपी से दलित ये भी मांग कर सकता है कि हमारा डिप्टी सीएम क्यों नहीं, हमारे समाज से राज्य मंत्री क्यों बनाए जा रहे हैं। माइंडसेट अलग है, डिमांड अलग है, लेकिन सवाल फिर से वही है कि दलितों के जिस रेशियो में सभी राजनीतिक दलों को वोट चाहिए, क्या उन्हें राजनीतिक महत्व दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे, तो एनडीए के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान भी अब उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं। चिराग पासवान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो बहुत मजबूती के साथ यूपी में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी कुछ सवाल इसमें बाकी हैं। पहला सवाल ये कि क्या यूपी का दलित, जिसके पास अपने खुद के तमाम दलित नेता हैं, अपने समाज के बहुत महत्वपूर्ण नेता हैं, क्या चिराग पासवान को सीरियसली लेगा। दूसरा सवाल ये भी है कि क्या चिराग पासवान को एनडीए में ऑफिशियल तौर पर यूपी में एंट्री मिलेगी सीट बंटवारे में, या फिर उन्हें सेपरेट चुनाव लड़ना होगा। और जहां तक वो पासवान वोट की बात है, तो पासवान वोटों पर अगर हम नजर डालेंगे, तो पासवान वोटों का प्रभाव निश्चित तौर पर कुछ विधानसभा में है, लेकिन वो विधानसभा ज्यादातर पूर्वांचल में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बिहार से लगी हुई सीमा में है, और वो छोटे छोटे क्लस्टर में है। लेकिन पासवान वोट बड़ी संख्या में 2024 में आंकड़ों के मुताबिक समाजवादी पार्टी में गया था। ऐसे में अगर पासवान वोट एनडीए की तरफ आता है, लेकिन ये खिचड़ी खाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि तमाम छोटे छोटे सहयोगी दलों की
साथ लेकर चल रही भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को क्या स्पेस दे पाएगी, या अन्य जो गठबंधन के दल है वो चिराग को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये बड़ा सवाल। कहाँ एडजस्ट करेगी, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हर कोई चाहता है उसका हिस्सा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रहे। लेकिन हम घूम फिर कर वापस उसी बिंदु पर लौटते हैं, और वो है मायावती का प्रश्न भी एक, जैसा जिस पे हमने चर्चा की शुरुआत करी। मायावती के बारे में लगभग एक चीज़ ये मान ली गई है कि वो उनका जो रिवाइवल है वो बहुत मुश्किल है फिलहाल, लेकिन वो कितना इम्पोर्टेंट फैक्टर बनी हुई है अपने एक छोटे से ही सही लेकिन एक फिक्स वोट बैंक की वजह से, और हर कोई चाहता है कि उस वोट बैंक का बड़ा हिस्सा जो है वो हमारे पास में आ जाए। तो आप यहाँ पर किस तरह की भूमिका देखती हैं? अगर अगर मायावती, खास तौर पर भाजपा के लिए एक द्वंद है कि मायावती को मजबूत किया जाए ताकि जो पिछली बार जो दलित वोटर्स चले गए थे समाजवादी पार्टी की ओर वो ना जाएं, एक वर्ग का ये कहना था। एक वर्ग का ये स्ट्रांगली मानना है कि नहीं, हमें उनका वोट बैंक अपने पाले में लाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा हमने 2017 में किया, 2014 में किया, या 2022 में भी किया। एक बड़ा वोट बैंक एक जो था वो हमने हड़प लिया। लेकिन स्थितियां इस बार बदल रही हैं, ये डिलेमा है कि एक एक रणनीति ये है कि भाई हम उनका वोट बैंक दूसरों को ना जाने दें, इसलिए उनको मजबूत कर दिया जाए या उनके भतीजे को आगे बढ़ाया जाए। कई बार ये चीज़ें निकल कर आई। दूसरे का ये कहना है कि नहीं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनका वोट बैंक हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर कहाँ राह देखते हैं, और इसमें समाजवादी पार्टी और भाजपा की स्थिति क्या देखते हैं? देखिए, एक बात बहुत साफ है कि मायावती के रहते हुए मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी को कोई इग्नोर करने की गलती नहीं कर सकता है। ये बात आज भी सच है कि उनके विधायक ना हो, एकमात्र विधायक हैं वो भी जो है क्षत्रिय समाज से हैं, बलिया की रसड़ा विधानसभा से। लेकिन उनका जो कोर वोट बैंक है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है बहुत मजबूती के साथ। हालांकि अगर हम फैक्ट पे जाएंगे तो उनका वोट परसेंटेज लगातार कम हुआ है। पहले 29%, फिर 22%, फिर 19%, मौजूदा दौर में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 11-12% के आसपास। लेकिन वो इतना मजबूत फेविकॉल का जोड़ है कि फिलहाल जब तक मायावती रहेंगी तब तक उनके समर्थक, या मैं कहूं कि उनके कैडर के लोग आंख बंद करके हाथी का बटन दबाएंगे। इन परिस्थितियों को धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने बदला है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा गुंजाइश बाकी है। अब रहा सवाल कि बीएसपी से छिटका वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा या फिर बीजेपी की तरफ जाएगा। हालांकि बीएसपी के नेता ये कहते हैं कि इस बार पिछली बार से चुनाव बिल्कुल अलग होगा। बीएसपी की अंदर खाने बहुत शानदार तैयारी है। हालांकि एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि मायावती का जो चुनावी पैटर्न है या मायावती और उनकी पार्टी का जो प्रचार का स्टाइल है वो अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामकता के साथ चुनाव लड़ती है, बहुत एग्रेसिव होकर, हाइपर कैंपेन करके, अपोजिशन को बिल्कुल एक तरह से डिमोलिश करके चुनाव लड़ती है। वहीं समाजवादी पार्टी अभी मौजूदा दौर में तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस का सहारा ले रहे हैं, लेकिन वो भी सड़क पर उतरने के लिए जाने जाते हैं। 2012 के चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा करके उन्होंने अपनी छाप जो छोड़ी थी उसकी जो रिपीटिशन है वो चुनाव में कम से कम दिखता है। लेकिन मायावती के नेता जब बाकी नेता चुनाव प्रचार खत्म करके घर चले जाते हैं, तब मायावती के नेता स्लम एरियाज में, झुग्गी में, झोपड़ी में, जो छोटे छोटे घरों में जहां पर लाइट नहीं है उन बस्तियों में जाकर अपने अपने मिशन के बारे में बताते हैं, अपने कैडर को और ज्यादा मजबूत करते हैं। तो अंदरूनी तैयारियां क्या चल रही हैं इसको लेकर हल्के में बीएसपी को नहीं लिया जा सकता है। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि बीएसपी का जितनी तेजी से उभार हुआ था, डाउनफॉल भी यूपी में उतनी ही तेजी से हुआ है। और ज्यादातर वोट, इसीलिए मैंने कहा कि रिवाइवल के चांस इस महीने में, क्योंकि वोट बैंक भले आपके साथ हो, भले ही एक बड़ा वर्ग आपको लगातार वोट दे रहा हो, लेकिन ये चूंकि नंबर्स का गेम तो लोकतंत्र है। अगर आपको डेमोक्रेसी में रहना है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहना है, तो आपके विधायक जीतने चाहिए, आपके सांसद जीतने चाहिए। वहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर वोट बैंक के दम पर चीज़ें संभव नहीं है। और जो बाकी उनका वोट बैंक था, जिसमें ब्राह्मण भी आते थे, जिसमें कई बार सवर्ण भी होते थे और वैश्य भी कई बार उनके साथ होते थे, वो बिखर गया है। वो भाजपा के साथ भी मजबूती से चला गया है। समाजवादी पार्टी के पास फिर भी एक बड़ा वोट पूल है अगर आप जिसे देखें
तो उनको भी थोड़े लोगों की ही ज़रूरत है, थोड़े वोट परसेंट की ही ज़रूरत है, एक फिक्स वोट बैंक उनके पास में है। भाजपा का जो वोट पूल है वो ज़्यादा बड़ा है, वो उनको भी थोड़े बहुत वोट बैंक की इधर उधर शिफ्ट करने की आवश्यकता है। मायावती के लिए वो गैप बहुत बड़ा है। बात वही थी कि जो रिलीवेंसी है वो दोनों पार्टियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, वो उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहेंगे। देखिए, जो बसपा और सपा का दौर था, मुझे वो वक्त याद आता है जब हम लोग भी उसी माहौल में बड़े हुए, जो यूपी से बिलोंग करते हैं। एक बार बसपा आती थी, एक बार सपा आती थी, फिर उसके बाद बसपा आ जाती थी, एक दूसरे की पॉलिटिकल राइवलरी थी। अगर बसपा आती थी तो दलितों का बोलबाला होता था, और अगर समाजवादी पार्टी आती थी तो एक तरह से एमवाई फैक्टर बहुत ज्यादा मजबूत रहता था। लेकिन जिस तरह से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 14 के बाद से जो परिस्थितियां बदली हैं, अब लड़ाई 1-to-1 नहीं रही। कांग्रेस भले ही कहीं भी ना दिखती हो, लेकिन कांग्रेस ने भी एक वक्त में पीएल पुनिया के जरिए दलितों की सियासत की थी। वही पीएल पुनिया जो सपा बसपा की सरकार में अधिकारी रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे थे, उन्हें कांग्रेस ने तोड़कर दलित सियासत का यूपी का बड़ा हिस्सा, बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की थी। और अभी बाराबंकी से उनके ही बेटे, जो एंटी बीजेपी हम कहें, यूपी में जो वेव चली, उसमें जीत गए हैं, तो उनका एक बार फिर से रिवाइवल हुआ है। तो अब लड़ाई चौतरफा है। कांग्रेस भी अपने स्तर पर प्रयास करेगी, समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने की झोंक रखी है। भारतीय जनता पार्टी किसी से भी पीछे नहीं है अपनी रणनीति में और इस वोट बैंक को लुभाने में। ऐसे में मायावती का सर्वाइवल, या मैं कहूं कि मायावती का रिवाइवल और प्लस सर्वाइवल, दोनों ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मायावती की जो पॉलिटिकल स्टाइल है, वो या तो डायरेक्ट लाखों लोगों की रैली करती हैं, या फिर जो है मायावती अपने घर पर बुलाकर लोगों से, 10-20 लोगों से, जो उनके मेन है, जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बात कर लेती हैं। मायावती की पॉलिटिकल स्टाइल अन्य पार्टियों की तरह नहीं है। मायावती छोटी सभाएं करना पसंद नहीं करती। मायावती बैक टू बैक एक एक दिन में 3-3 रैलियां करना पसंद नहीं करती। तो उस इन तमाम चीजों को देखते हुए, चूंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, मायावती जो वोट बैंक उनसे दूर जा चुका है, उसे पाना मुझे कम से कम अभी मौजूदा हालातों में बहुत मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि मायावती की अगर हम रणनीतियों पर नजर डालेंगे, तो आप पाएंगे कि 2007 के दौर को मायावती रिपीट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इस बार यह तय है कि दलित के बाद सबसे ज्यादा बीएसपी पार्टी से जो टिकट मिलेगा, वो मुसलमान और ब्राह्मणों को मिलेगा, या ब्राह्मणों की बजाय हम सवर्ण भी कह सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मायावती कंपेटिवली, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीत की दहलीज तक पहुंच जाएंगी, लेकिन पहले के मुकाबले मजबूती से चुनाव लड़ेंगी। उनके विधायकों की संख्या एक तक सीमित नहीं रहेगी, और वो भी वो विधायक जिसमें मायावती का या बीएसपी के कैडर का रोल कम, उनका खुद का स्थानीय स्तर पर वजूद ज्यादा था। तो इसको देखते हुए सपा और भाजपा के लिए भी माथे पर चिंता की लकीरें उभरेंगी कि अगर मायावती एक बार फिर से उठ खड़ी हुई, तो फिर दलित वोट बैंक का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन अभी सबसे आगे, अगर मैं आज के दौर की बात करूं, अभी की बात करूं, तो दलित वोट बैंक को लुभाने में, अपने पाले में मिलाने में सबसे आगे जो लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी डेली की तैयारियां, डेली की जो मूवमेंट है वो दिख रहा है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। तो ये जो फैक्टर है बहुत महत्वपूर्ण है। वोट बैंक किसके पास किसका कितना आ जाता है, किसको कैसे कितना ले लिया जाए। और बड़ी बात यह है कि जो पहले जिनको एक फिक्स सीमेंटेड वोट बैंक मान के रखा जाता था कि ये तो हमारा वोट बैंक है, इसके आगे हमें काम करना है, ये इनका वोट बैंक है, इससे हमें कितना निकाल लेना है, उससे कहीं ज़्यादा आपको सबका हिस्सा, सारी चीज़ें मेंटेन करके बना करके रखनी है। और यही एक बड़ी चुनौती होने वाली है। जाहिर है इसमें पिछड़े भी शामिल हैं, इसमें जो डी फैक्टर है दलित वो भी शामिल हैं, और आधी आबादी का आपने जिक्र किया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बीते कई चुनावों में हमने देखा है कि भाजपा के पक्ष में उसने काम किया है। उस पर हम फिर आगे अलग से एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, जो हम लोगों के डिस्कशन में मिस हो गया,
यूपी की दलित सियासत की बात में चंद्रशेखर रावल का जिक्र होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से उन्होंने तमाम प्रयास तो किए, लोग तो यह आरोप भी लगाते हैं कि मायावती के अगेंस्ट में एक दलित चेहरे को पीछे से बैकअप भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन अब फिलहाल वो 2024 में अपने दम पर अपनी पार्टी के सिंबल पर सांसद बन चुके हैं। और न केवल भारतीय जनता पार्टी, वो हर दरवाजे पर गए थे। वो मायावती को भी उन्होंने कभी निगेटिव नहीं कहा, हालांकि उनके वोट बैंक को अंदर खाने काटते रहे। अखिलेश यादव के दर पर भी गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने कभी उन्हें सीधे तौर पर नहीं जोड़ा। तो उनका जो उसके उनके चेहरे पर भले ही पश्चिमी यूपी तक सीमित रहे, मैं ये मानता हूं आज भी कि चंद्रशेखर रावल के नाम पर पूरे यूपी में वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी में भी अगर कुछ अगर प्रभाव डालते हैं अपने नाम का, अपने चेहरे का, अपनी जाति का, तो वो भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ओवैसी की जो एंट्री होगी उनमें भी मुस्लिम के साथ साथ दलित फैक्टर समझना पड़ेगा। तो तमाम चीजें हैं। वैसे ही अपने आप में एक फैक्टर है, और हमने देखा है उन पर भले आरोप लगते हों कि भाजपा की बी टीम है और कई बार, लेकिन जो चुनावी पैटर्न है, इनफैक्ट 2022 का जो भाजपा का उत्तर प्रदेश का चुनाव था, और हमने देखा था कई सीटें ऐसी थी जहां पर एआईएमआईएम ने हार जीत के मार्जिन से ज़्यादा वोट जो है वो हासिल किए थे। बंगाल में हो, बिहार में हो, कई राज्यों में उनका एक पैटर्न है। तो उत्तर प्रदेश में कैसे प्रभावित करेंगे, इस पर एक हमें अलग से चर्चा करनी पड़ेगी, करेंगे भी। रावण की आपने बात की तो एक चीज़ निकल कर पहले भी सामने आई थी और अभी भी है कि आपने दलित युवाओं की बात की थी, उनकी अपेक्षा और आकांक्षाएं। ये कहीं ना कहीं जो फायर ब्रांड पैटर्न है वो शायद बसपा में जो कभी वो धार होती थी, मायावती के साथ उन्हें वो चीज़ें मिलती थी, वो नहीं है। वो कहीं ना कहीं एक जरूर एक फैक्टर है जो यूथ को शायद उनकी तरफ ले जाता है, मोबिलाइज करता है। तो उसकी काट क्या होगी, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, या वो किस तरीके से चीज़ों को अपने पक्ष में लेके आते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज इस चर्चा में जुड़ने के लिए।